नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजकुमार यादव आरके ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग जो है घर पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही अच्छी तरह से अपनी जो है पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो पिछले दिनों जो है हम लोगों ने पढ़ा था नव पाषाण काल के स्थल के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे और आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको जो है पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आइए इसी के आगे हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं और इसी के आगे जो है पढ़ने का प्रयास करते हैं। मेहरगढ़ को हम लोग पढ़े थे और बुर्जा होम को पढ़े थे। आगे हम लोग पढ़ेंगे गुफकराल और बात करेंगे कि गुफकराल अगला स्थल, ये नव पाषाण काल का अगला स्थल यहीं से हम लोगों को पढ़ना था। और गुफकराल का ये कहाँ पर है स्थित है, तो ये देखिए श्रीनगर में स्थित है। और गुफकराल के अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। और दूसरी बात आपको हम बता दें कि यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था, तो यहाँ से उत्खनन करने के बाद जानवरों की हड्डियाँ प्राप्त हुई थी। और सबसे मज़े की बात बता दें कि यहाँ से जो है कृषि से संबंधित कुछ उपकरण भी मिला हुआ था। ठीक है, इसके बाद एक स्थल मिला था चिरांद। और चिरांद कहाँ पर पड़ता है, तो चिरांद आपका देखिए बिहार में है। और बिहार में किस जिले में अवस्थित है, तो छपरा जिले में, या तो इसको छपरा कहेंगे या तो हम इसी को जो है सारण के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ से क्या मिला था, तो यहाँ से सबसे बड़ी बात याद रखना है कि यहाँ से क्या मिला है, तो मृग की हड्डियों का साक्ष्य मिला था। ठीक है, मृग की हड्डियों का साक्ष्य जो है यहाँ से प्राप्त हुआ था। और दूसरी बात याद रखिएगा कि यहाँ से ताम्र पाषाण काल के कुछ उपकरण भी यहाँ से प्राप्त किए गए थे। इसके बाद एक स्थल मिला था कोलडिहवा। अगला स्थल जो था वह स्थल है कोलडिहवा। और कोलडिहवा कहाँ पर पड़ता है, तो कोलडिहवा देखिए, कोलडिहवा आपका पड़ता है इलाहाबाद में। और इलाहाबाद में एक स्थान है मेजा, और उसी मेजा नामक स्थान पर जो है ये प्राप्त हुआ था। यहाँ ये अगर अब बात करें कि किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था, ये प्रश्न आपका जो है पीसीएस में पूछा गया था कि किस नदी के किनारे जो है इसको प्राप्त किया गया था। तो ध्यान रखना है कि कोलडिहवा का साक्ष्य जो है वह बेलन नदी के तट पर स्थित है। और ये जो कोलडिहवा है बेलन नदी के बाएं तट पर अवस्थित है। यहाँ से देखिए क्या मिला था, तो स्टार लगा के रखना है कि यहाँ से जो है सबसे पहले प्राचीनतम अगर विश्व की हम पूरे बात करें कि पूरे विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य चावल का कहाँ से मिला था, तो वह मिला है कोलडिहवा से। कोलडिहवा से जो है सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ था चावल की खेती का। और अगर हम दूसरी बात करें कि और कहाँ से साक्ष्य मिला है, तो देखिए और साक्ष्य आपका मिला है कहाँ से, संत कबीर नगर से। और संत कबीर नगर में एक स्थान है, उस स्थान का नाम है लहुरा देव। याद रखना है, उसका नाम है क्या, लहुरा देव। और संत कबीर नगर के लहुरा देव से भी साक्ष्य जो है चावल की खेती का मिला है। ये नए शोध के आधार पर मिला है। परंतु अगर हम सबसे प्राचीनतम बात करें कि सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो सबसे प्राचीनतम आपका प्राप्त होता है कहाँ से, कोलडिहवा से प्राप्त होता है। ठीक है, इसके साथ में एक स्थल और यहाँ से मिला था जिसका नाम था चौपानी मांडो। और चौपानी मांडो कहाँ पर स्थित है, तो चौपानी मांडो आपका स्थित है इलाहाबाद में। और इलाहाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ से देखिए सबसे पहले चौपानी मांडो से मृदभांड के साक्ष्य मिलते हैं। और यहाँ से जो है घास फूस झोपड़ी का भी साक्ष्य जो है यहाँ से प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो 3 स्थल बचे हुए थे आपके, को गुफकराल बचा हुआ था, ये भी हो गया। फिर इसके बाद चिरांद हो गया, इसके बाद कोलडिहवा हो गया, और इसके बाद जो है चौपानी मांडो हो गया। ठीक है, कुल 6 स्थल यहाँ से जो है मुख्य रूप से पाए गए थे, जिसमें हमने मेहरगढ़ और बुर्जा होम इसके पहले बता दिया था। आज आपका गुफकराल हो गया, गुफकराल के बाद आपका चिरांद हुआ, चिरांद के बाद आपका जो है कोलडिहवा हो गया। कोलडिहवा को ही विशेष तौर पर याद रखना है क्योंकि यहाँ से सबसे पहले प्राचीनतम चावल की खेती का साक्ष्य मिला था पूरे विश्व स्तर पर। और अगर हम उत्तर प्रदेश के स्तर पर बात करेंगे तो संत कबीर नगर से मिला है। संत कबीर नगर के किस स्थान से मिला है, तो लहुरा देव से मिला है। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे की बात करेंगे। यह हमारा नव पाषाण काल यहीं से समाप्त होता है। पाषाण युग आपका समाप्त हुआ यहाँ पर। हालांकि पाषाण युग पूर्ण रूप से अभी नहीं समाप्त हुआ है, अभी हम लोग और भी पाषाण युग को पढ़ेंगे। लेकिन अब पाषाण जो यहाँ तक मानव ने जो भी प्रयोग किया था वह केवल पत्थरों का प्रयोग किया था, परंतु अब मानव ने धीरे धीरे धातु की खोज किया और धातु का प्रयोग करना भी अब मानव ने प्रारंभ कर दिया था।
आइए हम लोग अगले स्थल की बात करेंगे, ताम्र पाषाण काल की। यदि आप लोगों को पसंद आ रहा हो सेशन तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, झूम करके एक बार खूब शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक पहुंच जाए। और कमेंट तो आप ज़रूर करिए, कमेंट का तो हमें बेसब्री से इंतज़ार होता है। आपका कमेंट देखने के बाद हमारे मनोबल और बढ़ जाते हैं और हम और भी अच्छी तरह से पढ़ाने का प्रयास करते हैं, अच्छी चीज़ें देने का प्रयास करते हैं। मैंने पहले ही बताया है आपको कि देखिए, ध्यान से यदि आप पढ़ें, ध्यान से अगर आप पढ़ें तो कोई चीज़ कठिन नहीं होती है, हर चीज़ें सरल होती हैं। बस तब तक कठिन होती हैं जब तक वो हमको समझ में नहीं आती हैं। जब वो हमको आ गई समझ में तो ऑटोमेटिक वो सरल हो जाती है ना। तो आगे हम लोग बात करेंगे ताम्र पाषाण काल की। ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल क्या था? तो ताम्र पाषाण का मतलब था कि अब मानव ने तांबे के साथ साथ, पत्थरों के साथ साथ तांबे धातु का भी प्रयोग करना प्रारंभ किया था। पीसीएस प्रीलियम की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था कि सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो सर्वप्रथम मानव ने तांबे धातु का प्रयोग किया था। परंतु अगर मानव ने सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया था तो पत्थरों का प्रयोग किया था। अगर धातु की बात करेंगे तो सबसे पहले तांबे की धातु का प्रयोग किया था। ताम्र पाषाण काल की अगर हम बात करें तो यहाँ की सभ्यता पूर्णता जो थी वो ग्रामीण थी। केवल एक स्थल ऐसा मिलता है अपवाद स्वरूप, गिलुंद स्थल की अगर हम बात करेंगे तो गिलुंद स्थल ही एक ऐसा स्थल मिलता है जहाँ सबसे पहले क्या मिला था? पक्के मकानों का जो है वो साक्ष्य मिला था। दूसरी बात यहाँ से बता दें कि ताम्र पाषाण काल से मवेशी पालन का साक्ष्य मिला था, यहाँ से जो है खेती करने का साक्ष्य मिला था, यहाँ से चावल, बाजरा, मटर और दलहनी फसलों का साक्ष्य मिला था। यहाँ से जो है देखिए एक रोग का भी साक्ष्य मिला है, स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग से यह स्पष्ट होता है कि मानव उस समय जो है रोगग्रस्त भी हुआ करता था, अतः मानव के द्वारा यहाँ से स्कर्वी रोग का भी साक्ष्य पाया गया है। और दूसरी बात मैं बात कर लूँ कि यहाँ से जो है संस्कृतियों का साक्ष्य मिला है, कुछ संस्कृतियाँ मिली हैं यहाँ से। तो यहाँ से 4 प्रकार की संस्कृति मिलती है। एक हो गई आपकी कायथा संस्कृति, कायथा संस्कृति। दूसरी जो मिली थी वह आपकी थी आहार संस्कृति, आहार संस्कृति। तीसरी जो संस्कृति यहाँ से मिलती है उसे कहते हैं मालवा संस्कृति। और चौथी जो संस्कृति यहाँ से मिली थी वह कौन सी थी? तो जौरवे संस्कृति थी। ठीक है, वह संस्कृति कौन सी थी? जौरवे संस्कृति। तो 4 प्रकार की संस्कृति का यहाँ से जो है वो साक्ष्य मिलता है, कायथा संस्कृति, आहार संस्कृति, मालवा संस्कृति और कौन सी? जौरव संस्कृति। अगर हम समय सीमा की बात कर लें कि यह कायथा संस्कृति का समय सीमा कितना था तो 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक का समय मिलता है। किसका? कायथा संस्कृति का। 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक का साक्ष्य मिलता है। कहाँ पर? कायथा संस्कृति का। आहार संस्कृति के समय सीमा की बात करें तो 2000 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक का साक्ष्य मिलता है आहार संस्कृति का। मालवा संस्कृति की बात करें तो 1900 ईसा पूर्व से लेकर के 1400 ईसा पूर्व तक का साक्ष्य मिलता है मालवा संस्कृति का। और अगर जौरव संस्कृति की बात कर लें तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 900 ईसा पूर्व के मध्य जो है साक्ष्य मिलता है। किसका? जौरव संस्कृति का साक्ष्य मिलता है। अब आइए हम लोग एक एक संस्कृति का गहन अध्ययन करते हैं कि यहाँ से क्या क्या साक्ष्य जो है मिला हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति, कायथा संस्कृति की बात करें तो कायथा संस्कृति का जो साक्ष्य मिलता है ये कहाँ से मिलता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह मिलता कहाँ से है तो उज्जैन से मिला था। उज्जैन के निकट से इसका साक्ष्य मिलता है, उज्जैन से। और उज्जैन में एक नदी बहती है सिंधु नदी, और इसी सिंधु नदी के किनारे अवस्थित मिलती है कौन? कायथा संस्कृति। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इसकी खोज अगर किसने किया था तो V.S. वाकड़कर ने किया था। V.S. वाकड़कर ने किया था। और कब किया है? 1964 में किया था।
और यहाँ से देखिए क्या क्या साक्ष्य मिला था। तो सबसे पहली बात आपको हम बता दें कि यह वही स्थल है जहाँ से सबसे पहले अग्निकुंड का साक्ष्य मिला था। इससे ये पता चलता है कि मानव जो है वो अग्निकुंड का भी प्रयोग करता था। यहाँ से 28 या 29 चूड़ियों का साक्ष्य मिलता है। ये चूड़ियाँ जो थी वो तांबे धातु से निर्मित थी। ठीक है, कुछ पुस्तकों में 28 का वर्णन है और कुछ पुस्तकों में जो है वो 29 है। तो एक हम मान लेते हैं कि 28 या 29, जैसा विकल्प में होगा उसी के अनुसार हम लोग इसको चूज कर लेंगे। ठीक है, तो 28 या 29 चूड़ियों का जो है यहाँ से क्या मिलता है, साक्ष्य मिलता है। और दूसरी बात, यहाँ से घोड़े की अस्थियाँ मिलती हैं। यहाँ से किलाबंद बस्तियों का साक्ष्य मिला है। यहाँ से जो है अमीर लोगों के निवास होने का निवास स्थल मिलता है। ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग जो है वो काफ़ी क्या थे, धनाढ्य लोग थे, है ना। दूसरी बात यहाँ से बता दें आपको हम कि यहाँ से कछुआ खाने का साक्ष्य मिलता है। इस यहाँ के मानव जो थे वो कछुआ का सेवन जो है अत्यधिक करते थे। और यहाँ से क्या मिला था, यहाँ से क्या नहीं मिला था, तो यहाँ से अनाज का कोई भी दाना नहीं मिला था। अर्थात ऐसा नहीं था कि लोग अनाज नहीं खाया करते थे या अनाज के बिना रहते थे, परंतु यहाँ से अनाज का कोई विशेष साक्ष्य जो है प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, दूसरी संस्कृति की बात करेंगे, आहार संस्कृति। ताम्र पाषाण काल की दूसरी संस्कृति जो मिलती है वह है आपकी आहार संस्कृति। आहार संस्कृति, और आहार संस्कृति की बात करें कि यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ था, यह कहाँ पर स्थित है, तो पहली बात तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यह जो है आहार नदी के किनारे ही स्थित है। आहार नदी, और ये आहार नदी कहाँ पर अवस्थित है, तो ध्यान रखना ये उदयपुर में है। उदयपुर में आहार नदी के किनारे यह अवस्थित है और इसकी खोज करने का श्रेय जो जाता है वह रतनलाल अग्रवाल को जाता है। तो सर्वप्रथम इसकी खोज करने का काम जो किए थे वो रतनलाल अग्रवाल किए थे। और आहार संस्कृति को और किन नामों से जाना जाता है, इसी को ताम्रवती या ताम्रवती के नाम से भी आहार को जाना जाता है। मतलब आहार शब्द जो है एक नाम से और जाना जाता है, ताम्रवती या ताम्रवती के नाम से जानते हैं। यहाँ से देखिए काले और लाल रंग के, ध्यान रखना है, काले एवं लाल रंग के मृदभांड भी यहाँ से प्राप्त हुए थे। काले एवं लाल रंग के जो है मृदभांड, मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन। यहाँ से काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन मिले थे। यहाँ से यूनान की निर्मित ताम्र जो है मुद्राएं मिली थी। फलक युक्त औजार मिले थे। यहाँ से कच्चे ईंटों का साक्ष्य मिला था और यहाँ से जो है पशुपालन का भी साक्ष्य जो है प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें ये कहाँ से मिलती हैं, तो ये आहार संस्कृति से जो है प्राप्त हुई थी। ठीक है, पीडीएफ आप सभी लोगों को, इसका जो है लेक्चर है, इसका पीडीएफ आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। आप लोग इसको अच्छी तरह से नोट्स बना लीजिए और ध्यान से लेक्चर को सुनिए, आपको एकदम अच्छी तरह से याद होगा और अग्रिम परीक्षाओं में आप लोग सफलता प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, आगे ध्यान रखना है गिलुंड या गिलुंद संस्कृति, एक बहुत मज़ेदार संस्कृति। हमने आपको पहले बताया कि ताम्र पाषाण काल की व्यवस्थाएं जो थी वो ग्रामीण व्यवस्था थी, परंतु एक स्थल ऐसा मिलता है जो नगरीय व्यवस्था है। और नगरीय व्यवस्था में एक स्थल मिला था आपका गिलुंद या इसी को कहते हैं गिलुंड। तो गिलुंद या गिलुंड नाम का जो स्थल मिला था, यह कैसा स्थल था, तो नगरीय व्यवस्था थी यहाँ की। बाकी आपको पूरा ताम्र पाषाण काल में जो व्यवस्थाएं मिलेंगी वह ग्रामीण सभ्यता मिलेगी, लेकिन गिलुंद या गिलुंड वाले स्थान पर आपको नगरीय व्यवस्था मिलेगी। और अगर हम आपकी बात करें कि यह कहाँ पर अवस्थित है, तो ये देखिए आपका राजस्थान में है। राजस्थान में एक जिला पड़ता है चित्तौड़, एक जिला पड़ता है चित्तौड़, और चित्तौड़ को ही राजस्थान का मुख्य द्वार के नाम से भी जाना जाता है। तो चित्तौड़ नामक स्थान पर ये जो है गिलुंद या गिलुंड जो है वो स्थल मिला था और यहाँ की व्यवस्था नगरीय थी। और किस नदी के किनारे स्थित है, तो यहाँ से एक नदी प्रवाहित होती है, बनास नदी, और उसी बनास नदी के तट पर यह जो है स्थित है। और इसकी खोज करने का काम किसने किया था, तो बीबी लाल ने किया था। और अगर हम सन की बात करें तो 1959 ईस्वी में सर्वप्रथम इसकी खोज जो है बीबी लाल के द्वारा किया गया था। यहाँ से पक्की ईंटों का साक्ष्य मिलता है, यहाँ से अग्निकुंड का साक्ष्य मिलता है, और यहाँ से जो है फलक युक्त औजार का भी साक्ष्य जो है वो पाया जाता है। अगली संस्कृति की बात करेंगे। अगली संस्कृति यहाँ से मिली थी मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति, यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है,
तो एक बार कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि कमेंट का तो बेसब्री से इंतज़ार होता है। और कमेंट आप लिख करके भेजिए यस सर, हाँ समझ में आ रहा है। कहीं आपको कोई समस्या होती है या कहीं पर पढ़ाने में कहीं आप लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि हाँ समझ में नहीं आया है, तो आप लोग कमेंट में लिखिए। हम आप लोगों की अगले दिन नेक्स्ट दिन जब अगला लेक्चर लेके आएंगे तो आपकी उस समस्याओं का समाधान करने का भरपूर प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए अगली संस्कृति आती है मालवा संस्कृति। तीसरी संस्कृति है मालवा संस्कृति। अगर हम मालवा संस्कृति की बात करें कि मालवा संस्कृति कहाँ पर स्थित है, तो ये देखिए मध्य प्रदेश में है। यह स्थल कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश में है। और यहाँ से हम आपको बता दें कि यहाँ से क्या मिला था, तो यहाँ से मृदभांड मिला था। और सबसे मज़े की बात बता दें कि मानव ने अब यहाँ पर अलंकरण करना भी प्रारंभ कर दिया था। मानव अलंकरण करने लगा था। लाल और गुलाबी रंग का यहाँ से अलंकरण मिलता है। इससे पता चलता है कि मानव जो बर्तन बनाता था उस पर लाल और गुलाबी रंग का जो है प्रयोग करता था। अब वह धीरे धीरे सुंदरता की तरफ जो है वो बढ़ने लगा था। इसके साथ आपको बता दें कि जब यह गुलाबी और लाल रंग बनाता था तो इसी गुलाबी और लाल रंग के ऊपर काले रंग का भी अलंकरण किया करता था, जिससे कि बर्तन या मृदभांड और भी क्या हो जाता था, सुंदर हो जाता था। यहाँ से चरखा और यहाँ से तकलियाँ मिला है। चरखे और तकलियों का यहाँ से क्या मिलता है, साक्ष्य मिलता है। और इस तकलियों और चरखे से स्पष्ट होता है कि मानव जो है अब क्या करने लगा था। अब मानव इस चरखे और तकलियों का प्रयोग करता था। किसके लिए करता था, तो बुनाई के लिए करता था, कताई के लिए करता था, जिससे स्पष्ट होता है कि मानव ने अब कताई और बुनाई का कार्य भी प्रारंभ कर दिया था। यहाँ से जो है देखिए वृषभ पूजा का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, यहाँ से बैलों की पूजा का साक्ष्य मिलता है। शवों को जो है दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। और मज़े की बात आपको बता दें कि मानव शव को दफनाता कैसे था, कोई शव स्थल नहीं बनाया गया था, बल्कि अपने घरों में ही शवों को क्या करता था, दफनाता था। यहाँ से नौदा टोली का साक्ष्य मिला है। नौदा टोली के अंदर जैसे वृत्ताकार घरों का साक्ष्य मिला है कि मानव जो घर बनाता था वो वृत्ताकार बनाता था। बस्ती जो थी वो ग्रामीण थी। और यहाँ से जो है बहुत सारे अनाज का भी साक्ष्य मिला हुआ है, जिसको हम लोग संयुक्त रूप से नौदा टोली के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मालवा संस्कृति से हम लोग कह सकते हैं मृदभांड मिला था, अलंकरण मिला था, गुलाबी लाल और ऊपर से काले रंग का अलंकरण किया गया था। सब पूजा का साक्ष्य मिला, शवों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, और नौदा टोली का साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, अगली संस्कृति जो मिलती है वो जौरवो संस्कृति। आइए अगली संस्कृति के बारे में अध्ययन करते हैं। अगली संस्कृति मिली थी यहाँ से जौरवे संस्कृति। जौरवे संस्कृति का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ था। और जौरवे संस्कृति की खोज की अगर हम बात करें कि इसकी यह कहाँ पर स्थित है और इसकी खोज कहाँ से हुई है, तो ये देखिए ये महाराष्ट्र में एक स्थान है अहमदनगर। और उसी अहमदनगर में एक नदी प्रवाहित होती है, गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है प्रवरा नदी। और उसी प्रवरा नदी के तट पर जौरवे संस्कृति जो है वो स्थित है। यहाँ से देखिए 3 स्थल मिला हुआ है, दैमाबाद, इनाम गांव और तीसरा जो मिला था वो नेवासा मिला था। ठीक है, तो कौन कौन सा, दैमाबाद मिला, दैमाबाद के बाद कौन सा मिला है, तो देखिए इनाम गांव मिला। और इनाम गांव के साथ और कौन सा मिला, तो यहाँ से मिलता है नेवासा। और आपको हम बता दें मज़े की बात कि जो नेवासा है, नेवासा से पटसन का साक्ष्य मिला था। पटसन का तात्पर्य क्या होता है, तो पटसन जो होता है वो कपड़े बनाने में काम आता है, इसका साक्ष्य मिला है। यहाँ से मिट्टी का बर्तन बनाने का साक्ष्य मिला है। और यहाँ से जो है अस्थि कलश का साक्ष्य भी प्राप्त किया गया था। ठीक है, आइए इनाम गांव की बात करते हैं। इनाम गांव से क्या क्या मिला था, तो इनाम गांव से आपका देखिए क्या क्या मिला है। इनाम गांव से क्या क्या साक्ष्य मिलता है, तो इनाम गांव की हम बात करें तो इनाम गांव कहाँ पर स्थित है, तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में एक जिला है अहमदनगर। और अहमदनगर में एक नदी बहती है भीम नदी। और उस भीम नदी के या भीमा नदी की एक सहायक नदी है घोड़ नदी। और उसी घोड़ नदी के तट पर स्थित है कौन, इनाम गांव।
कहाँ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में स्थान है अहमदनगर। अहमदनगर में भीमा नदी, और भीमा नदी की सहायक नदी है घोड़ नदी। इसी घोड़ नदी के तट पर स्थित है कौन सा? इनाम गांव। और इसके खोज की बात करें कि खोज किसने किया है, तो MS धवलकर ने किया था, तथा इनका साथ कौन दिए थे? HD संकालिया। HD संकालिया ने दिया था। और यहाँ से सबसे मज़े की बात आपको बताएं कि यहाँ से जो है वो दोहरी संस्कृति का साक्ष्य मिलता है। दोहरी संस्कृति का तात्पर्य था कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं थी वह नगरीय थी और ग्रामीण दोनों प्रकार का साक्ष्य मिलता है। अर्थात यहाँ से नगरीय और ग्रामीण दोनों का साक्ष्य मिला। यह जो है सबसे बड़ा, अगर पूरा स्थल की हम बात करें कि सबसे बड़ा स्थल कौन सा मिलता है, तो सबसे बड़ा पूरा स्थल जो है वो इनाम गाँव का मिलता है, जिसका अगर हम बात करें कि इसका जो है कितनी जनसंख्या यहाँ पर थी, तो यहाँ पर 4000 जनसंख्या लगभग मिलती है। और अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल इसका कितना था, तो क्षेत्रफल इसका जो था वो 20 हेक्टेयर था। 20 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल मिलता है। यहाँ का जो घर बनाया गया था, यह घर कैसा हुआ करता था, तो गोलाकार घर होता था, गड्ढे में बनाया गया था। जो भवन ऊपर था वह आयताकार बनाया गया था। तांबे और स्वर्ण की मुद्राएं यहाँ से बनाई गई थी। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि यहाँ का जो मृदभांड बनाया गया था, ये मृदभांड जो हुआ करता था ना, ये कैसा हुआ करता था, तो ये देखिए टोटीदार हुआ करता था। तो यहाँ से जो है वो टोटीदार मृदभांड का भी साक्ष्य जो है यहाँ से प्राप्त होता है। तो प्रश्न देखिए पूछता है कि सर्वप्रथम टोटीदार मृदभांड या टोटी लगे हुआ मिट्टी का बर्तन सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो स्पष्ट रूप से बताएंगे कहाँ से मिला था, इनाम गांव से मिला था। दूसरी बात आपको बता दें, यहाँ से जो है कुछ अनाजों का भी साक्ष्य मिलता है, जैसे गेहूं का साक्ष्य मिला, चना का साक्ष्य मिला, मटर का साक्ष्य मिला, और यहाँ से जो है वो बाजरा का भी साक्ष्य जो है मिलता है। दूसरी बात करें यहाँ से कि यहाँ पर पूजा किसकी होती थी, तो मातृ देवी की जो है पूजा की जाती थी। और यहाँ पर अंत्येष्टि संस्कार का भी साक्ष्य मिला हुआ है। और बड़ी मज़े की बात आपको बताएं कि अंत्येष्टि संस्कार इनाम गाँव में 2 प्रकार का होता था। वयस्कों का अलग किया जाता था तथा बच्चों का अलग किया जाता था। वयस्कों के लिए एक जो है संदूक बनाया गया था, एक संदूक बनाया गया था। और इस संदूक में जो है मनुष्य को क्या किया जाता था, जब उसकी मृत्यु हो जाती थी तो मृत्यु हो जाने के बाद इसको इसी संदूक में बंद कर दिया जाता था। और अगर मान लीजिए कि उसका पैर जो है वो बाहर निकल जाता था, बड़ा हो जाता था संदूक से अगर आदमी, तो संदूक से बड़ा होने पर इस आदमी का पैर यहीं से क्या किया जाता था, काट दिया जाता था। आदमी चाहे जितना लंबा हो जाए, चाहे जितना बड़ा हो जाए, लेकिन मृत्यु के समय, दफनाते समय उसकी साइज समान कर दी जाती थी। पैरों को काट करके जंगल झाड़ियों में फेंक दिया जाता था तथा मनुष्य को क्या किया जाता था, इसी में जो है वो दफन कर दिया जाता था। ठीक है। दूसरा जो अंत्येष्टि संस्कार किया जाता था वो बच्चों का किया जाता था, और बच्चों का कलश संस्कार होता था। किसी भी बच्चे की मृत्यु होने के बाद इसको ले जाकर के जंगल झाड़ियों में जलाया जाता था, और जो इसकी अस्थियां बच जाती थी, इस अस्थियों को एक कलश में बंद करके और वहीं पर मिट्टी में ले जा करके दफना दिया जाता था या गाड़ दिया जाता था। तो अंत्येष्टि संस्कार यहाँ से जो है आपका 2 प्रकार से जो है मिला हुआ था। ठीक है। आइए इसका अंतिम पढ़ते हैं, और अंतिम है आपका दैमाबाद। दैमाबाद, और दैमाबाद कहाँ पर स्थित है, तो अगर हम दैमाबाद की बात कर लें कि दैमाबाद कहाँ पर स्थित है, तो ये भी देखिए अहमदनगर में स्थित है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है। और गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है प्रवरा नदी, उसी प्रवरा नदी के तट पर स्थित है कौन, दैमाबाद। और अगर हम इसके खोज की बात करें तो 1967 में इसकी खोज किया था किसने, BP बोपर्डिकर ने किया था। और इनका साथ कौन दिए थे, SR राव दिए थे, और MN देशपांडे ने दिया था, इनका सहयोग किया था। फिर से सुनिए, 1967 में इसकी खोज हुआ था 1967 में, और खोज करने वाले थे BP बोपर्डिकर, और इनका साथ दिए थे SR राव और MN देशपांडे ने दिया था। यहाँ से जो साक्ष्य मिला था, सबसे पहली बार याद रखना है कि यहाँ से तांबे की बैलगाड़ी का साक्ष्य मिला था। और जो ये बैलगाड़ी थी, इसको बैल नहीं खींच रहा था, बल्कि इस बैलगाड़ी में क्या लगा हुआ था, तो 2 पहिया लगा हुआ था। और इस 2 पहिए के मध्य में, ये 2 पहिए के मध्य में लगा हुआ था, और इसको एक नग्न आकृति का मानव इसको क्या कर रहा था, बैलगाड़ी को खींच रहा था। ऐसा साक्ष्य मिला था।
तांबे धातु को गलाने का साक्ष्य मिला था। दूसरी बात, तांबे धातु को गलाने की भट्ठी का साक्ष्य मिला है। पुरोहितों के रहने का आवास मिला है। वस्त्र निर्माण की कला मिली थी यहाँ से कुंभकार का आवास मिला है। इससे पता चलता था मिट्टी बनाने के लिए कुंभार हुआ करता था, वस्त्र बनाने के लिए एक स्थल हुआ करता था। यहाँ से कसाई और बूचड़ खाना का साक्ष्य मिला है, अर्थात जो है कसाई लोग भी यहाँ पर रहा करते थे। और यहाँ से गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। कलश समाधान का साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुआ है और शिल्प व्यावसायिक लोगों का भी आवास यहाँ से जो है वो प्राप्त होता है। ठीक है, इसी के साथ ये ताम्रपाषाण काल का समय समाप्त होता है। अगले दिन जो हम लोग मिलते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आप पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, और जरूर पढ़िएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से लगभग हर परीक्षाओं में प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अब आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।